नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया लाइव। मैं हूं रवि सनातन यादव। आज हमारे साथ स्टूडियो में आए हुए हैं संतोष यादव जी। संतोष यादव जी राष्ट्रीय समाज पक्ष के जिला अध्यक्ष हैं। वहां पे अलग अलग पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी भी, बहुत सारे समाज सेवक भी हैं, फिर भी इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। आज हिंदू मुस्लिम की भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही। इनके जो एक वार्ड है 42, उसमें एक पूरी की पूरी लव जिहाद, लैंड जिहाद आदि बहुत सारी समस्याएं हैं, गौ हत्याएं की समस्याएं हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे हम जानेंगे संतोष यादव जी जो राष्ट्रीय समाज पक्ष के जिला अध्यक्ष हैं। नमस्कार संतोष भाई जी। नमस्कार। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। आप एक हिंदूवादी नेता हैं और पहले बीजेपी में थे। आप ऐसे पार्टी में हैं जो आपकी विचारधारा भी मैच नहीं हो रही है, फिर भी आप उस पार्टी को बहुत जी जान से आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और अपने हिंदुत्व को भी, मुद्दे को बहुत ही बलतापूर्वक उसको संभाले हुए हैं और आगे साथ लेकर चलते हैं। ये कैसे देखते हैं इसको? अब देखिए, मैं किस पार्टी में था, किस पार्टी में हूँ, वो विषय नहीं है मेरे लिए। सिर्फ विषय ऐसा है कि मेरा हिंदुत्व आगे रहना चाहिए, मेरा सनातन धर्म आगे चलना चाहिए। मैं उसके लिए ही काम करना चाहता हूँ। और रही बात राष्ट्रीय समाज पक्ष की, तो राष्ट्रीय समाज पक्ष में हूँ तो मैं जिसके साथ में रहूँ उसके साथ में ईमानदारी से रहूँ, यह मेरी सोच होती है। और बीजेपी में था नहीं, बीजेपी में आप ये भी कह सकते हैं कि मैं खाली बीजेपी के कुछ लोगों से बहुत अपने आप को असहज महसूस कर रहा था। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप जिस समाज से आते हैं कि उस समाज के लोग आपका साथ नहीं दे पाते हैं क्या, इसके लिए आप उस पार्टी को छोड़ दिए, या तो आप वहाँ पे असहज महसूस कर रहे थे, आपकी सुनवाई नहीं हो रही थी। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि मैं भूख हड़ताल बैठा था वन विभाग की ज़मीन पर रास्ते को लेकर, और उसमें मुझे जो सहयोग और चाहिए था, लोगों का साथ चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। यह एक कारण हो सकता है। आप एक हिंदूवादी चेहरा है, हिंदूवादी नेता हैं, हिंदुत्व की बातें उठाते रहते हैं, समय समय पे हिंदुत्व के लिए आप लड़ते भी रहते हैं। तो आपके लिए हिंदुत्व का असल अर्थ क्या है? मेरे लिए हिंदुत्व का असली अर्थ तो यही है कि मेरा जो देश है, मेरा राष्ट्र है, वो सही मायने पे शांति से रहे। सभी पार्टी का हिंदुत्व के प्रति सोच जो है ना अलग अलग है, सभी का अलग अलग विचारधारा है। तो आप किस तरह देखते हैं कि राजनीति में हिंदुत्व होनी चाहिए, किस तरह से देखते हैं? मैं कहता हूँ, आप हमेशा कह रहे 20% के चक्कर में क्यों पड़े हैं? 20% के चक्कर में पड़ के आप 80% का नुकसान क्यों कर रहे हैं? तो आप 80% की राजनीति करिए ना। और आज अगर आपको बीजेपी को पीछे लेके जाना है, बीजेपी का कोई, अगर बीजेपी के साथ में लड़ने वाली कोई पार्टी चाहिए तो उसके पास हिंदुत्व का ही मुद्दा होना चाहिए। बाकी दूसरे कोई मुद्दे से आप बीजेपी को पीछे नहीं कर सकते। ऐसा सुनने में आया है कि आपके पिताजी बाबरी मस्जिद डिमोलेशन में गए हुए थे और उससे आपके परिवार भी उससे कहीं न कहीं जुड़े हुए थे। तो किस तरह से आपके परिवार उससे जुड़े हुए थे और किस तरह से भावनात्मक चेहरा है और किस तरह से हिंदुत्व को देखते हैं? अब पहले आप कहना चाहते, बाबरी मस्जिद तो था ही नहीं कभी, आपको उसे ढांचा कहना चाहिए। वह एक ढांचा था, उसमें कभी कोई नमाज नहीं पढ़ी गई थी, कभी कुछ नहीं हुआ था, ताला लगा हुआ था। तो ढांचे के रूप में ही आपको देखना चाहिए। वह आप पहले बोलेंगे कि वो बाबरी ढांचा है तो मैं इसके ऊपर आपको जवाब दूंगा, मस्जिद पर मैं जवाब नहीं दूंगा। नहीं, आप जिस पे कंफर्टेबल हो, उसे आपके विचारधारा आप अपने ढंग से बोलिए। देखिए, वो ढांचा एक था। उस समय हम लोग बड़े ही छोटे छोटे थे जब पिताजी गए हुए थे, तो न मोबाइल था न फोन था, कोई खबर भी नहीं आती थी। खाली पता चलता था कि फलाने जगह ये चीज़ हो रही है। तो उससे तो हमारा बहुत ही भावनात्मक जुड़ाव ही है। और राम मंदिर आंदोलन के चक्कर में मैं भी कई बार जेल गया हुआ हूँ। जब भी उसका कुछ फैसला आता था तो मुझे पुलिस वाले आते थे रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, जय श्री राम बोल के उठा ले जाते थे। आज वो राम मंदिर बन चुका है और भव्य और दिव्य बन चुका है, तो आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से भावनात्मक जुड़ाव है उससे? बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्रिय लगता है। जब वह बना
जिस दिन पूजा होता है, ऐतिहासिक क्षण को देखा जो 500 साल बाद बना है, तो कैसा क्षण था वो आपके लिए, कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो मेरे लिए बहुत ही दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इससे अगर आप देखने जाएंगे तो मतलब राम मंदिर के ऊपर से मैं कुछ ऐसा बोल ही नहीं पा रहा हूँ कि मतलब मेरे पास शब्द नहीं हो कि इतने सालों की जो तपस्या थी सनातनियों की वो पूरी हुई थी। पहले मैं जय श्री राम बोलता था, हर किसी से मिलता था, तो अब जय श्री राधे कृष्णा बोलता हूँ। इसके लिए बोलता हूँ कि हमें मथुरा को भूलना नहीं है। अच्छा, यही एक कारण है कि अभी आप जय श्री राधे बोल रहे हैं, जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं। तो सर अभी हम आते हैं आपके ही वार्ड में। आपका जो डिंडोसी क्षेत्र है, वार्ड 42, वहाँ पे एक वन क्षेत्र घोषित है पूरी तरीक़ा से। उसमें हज़ारों घर बने हुए हैं उसके साथ साथ कई बार आग भी लग गई है, और फिर भी उस पर प्रशासन कैसे नहीं उस पर ध्यान केंद्रित हो पा रहा है? मेरे भी ये समझ में नहीं आता है कि वन विभाग का अगर क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र है, और पूरा हिंदुस्तान अगर देखने जाए तो सरकार का है, सरकार लोगों की है, तो वह क्षेत्र भी लोगों का ही होना चाहिए। ठीक है, वन क्षेत्र का यह मतलब होता है कि जहाँ पे जानवर हो तो जानवरों की सुरक्षा के लिए वहाँ पे कोई अतिक्रमण मानव न करें, इसके लिए वन क्षेत्र को सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन इतनी भारी संख्या में वहाँ पे जाकर मानव बस जाता है, तो यह किसकी गलती है? यह तो शासन प्रशासन की ही गलती होती है। और 30-30 साल से लोग जाकर वहाँ पे बैठे हुए हैं। आप वहाँ पर ना पीने का जल दे पा रहे हैं, न स्वच्छ शौचालय दे पा रहे हैं, न आने जाने के लिए रास्ता दे पा रहे हैं, मार्ग दे पा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 42 में बहुत ही भव्य मंदिर है माता जी का, और बहुत ही पुराना मंदिर है। उस मंदिर पे जाने के लिए लाखों श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं, लेकिन हमें जाने के लिए रास्ता नहीं है। वहाँ के लोग क्या रहे, मतदान करते हैं, विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, नगर सेवक चुनते हैं, लेकिन उनके लिए रास्ता नहीं है। आज उस क्षेत्र में लोगों की शादियाँ टूट जाती हैं क्योंकि इतना कचरे का अंबार वहाँ पे पड़ा हुआ है। सर्वे में कुछ कम रहते हैं, आग लगने के बाद वो बढ़ जाते हैं। तो क्यों बढ़ जाते हैं? अगर पहले दिन से ही अगर उनको हटा दिया गया होता, जब झोपड़ा उस समय डेमोलेशन किया गया था, उस समय अगर हटा दिया गया होता, कायदे से उनकी व्यवस्था कर दी गई होती, उनको घर दे दिया गया होता, तो ये वन क्षेत्र खाली होता। तो यह एक जांच का ही विषय होना चाहिए। कुछ लोगों के बात छन के आता है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये बिल्डर लॉबी है जो कि वहाँ से हटाने के लिए इस तरह करते हैं, कैसे देख? ऐसे तो मेरे भी ध्यान में आता है। मैं तो क्लेम कर रहा हूँ फॉरेस्ट विभाग से, 200 एकड़ जमीन जो प्राइवेट पड़ी हुई है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास पड़ी, उसका कोई भी मतलब जवाब देने के लिए तैयार नहीं होता। मेरे पास तो पेपर्स भी है, मैं कईयों को इस विषय में बताया भी हूँ, लेकिन अब पता नहीं कोई विधायक सांसद मेरे से संपर्क भी नहीं करता इस विषय में। वो क्या कारण है? कोई नगर सेवक इस विषय में मेरे से संपर्क भी नहीं करता है कि उस विषय में कोई बात करके उसका सही हल निकाला जाए। सर, आप बात करते हैं कानून व्यवस्था का, डिंडोसी का। कानून व्यवस्था में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे हाल ही में जो अभी घटना आई है, एक महिला पे जो अलग समुदाय के लोग हैं वो लोग उस पर अटैक करते हैं, जख्मी होती है, दो समुदाय में लड़ने की जैसी बातें हो जाती है। तो क्या मामला क्या है, मैटर क्या है? ये बार बार हो रहा है वहाँ पे, बार बार हो रहा है। डिंडोसी विधानसभा में कई वारदात हो चुकी है। अब ये जो 20 मार्च के दिन घटना हुई थी, और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में अगर कोई घटना हो जाती है तो बहुत बड़े सोच का विषय होना चाहिए, चिंता का विषय है कि इतनी बड़ी घटना हो कैसे गई। और वह आरोपी जिस समय घटना हुई वह आरोपी थाने में ही मौजूद था, लेकिन आज वह आरोपी आज तक मिला नहीं है। क्या आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन इसमें गंभीर रूप से कार्रवाई नहीं कर रही है जो भी जिस तरह से होनी चाहिए? मुझे लग रहा है कि गंभीर रूप से कार्रवाई नहीं कर रही। अगर पुलिस प्रशासन गंभीर होता तो ये घटनाएं नहीं होती। अभी बीच में आपसी झगड़े में क्या रहे, कुछ युवकों के ऊपर क्या रहे तेजाब छिड़का गया। जी हाँ, वहीं पे आपका ही क्षेत्र का एसिड मामला है। हाँ, वहाँ पर कुछ युवकों के ऊपर तेजाब छिड़का गया। अभी कल रात का ही विषय है, शाम का, कि एक यात्रा निकली थी हिंदुओं की, शोभा यात्रा, उस पर कुछ जिहादियों ने हमला कर दिया। वहाँ पर भी हिंदू समाज के लोग मारे गए, मतलब जख्मी हुए हैं, जिसमें से 2 सीरियस है, एक को कम चोट आई हुई है। वहाँ पर भी पुलिस प्रशासन ने बजरंग दल के लोगों को ही पीटा है।
मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में हिंदुओं को जिहादी भी पीट रहे हैं और प्रशासन भी पीट रहा है।